हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू अवर अनदर अमेजिंग सेशन। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि आज मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं है, तो आज टॉपिक क्या होने वाला है, हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम क्या। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लेके आए हैं हमारे एक बहुत ही अमेजिंग सा नया सा टॉपिक। नया तो क्यों कहेंगे उसको, क्योंकि सिलेबस में तो काफ़ी पहले से नया नहीं है, बट काफ़ी अमेजिंग सा टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है। और अगर आपको एक बार ये समझ आ गया ना तो फिर आपके बल्ले बल्ले, क्योंकि जो ये चैप्टर है ना मुझे बहुत हमेशा से पसंद था। और इसमें आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझेंगे जो आप सोचते तो थे कि ये होता कैसे है, बट आपको पता नहीं था होता कैसे है। तो आज हम वही समझने वाले हैं। तो अभी ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं, मिस्ट्री को क्लियर करते हुए हम अपने टॉपिक को रिवील करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा सेल है, जो कि बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, वो डिवाइड कैसे करता है, उसकी क्या साइकिल है, उसका क्या ऑर्डर है, क्या सीक्वेंस है जिसमें ये डिवाइड करता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे व्हाट इज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के पहले हम उससे भी पहले हम समझेंगे कि सेल क्या होता है। बाकी ये हमारा टॉपिक नहीं है आज की सेल क्या है, क्योंकि ये अलग से एक चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें सारे ऑर्गेनल्स के बारे में समझाया गया है, हमारे सेल्स के बारे में समझाया गया, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में समझाया गया। तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना समझेंगे कि सेल क्या होता है, बस जरा सी डेफिनेशन बताऊंगी, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलो फिर सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेल। ये सेल क्या होता है? तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of life and functional unit of life। चलो ठीक है, तो अभी इसको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगी, बस मैं ये दो वर्ड्स का मीनिंग समझाने वाली हूँ आपको, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। व्हाट इज दिस, बस इतना ही बताने वाली हूँ सेल के, उसके बाद डायरेक्ट हम सेल साइकिल पे जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल मतलब हम हैं कैसे, हमारा जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो है कैसा। एक्सटर्नल है नहीं, हम इसको इंटरनल भी ले सकते हैं कि लाइक अ स्पेसिफिक ऑर्गन हाउ डज इट लुक्स लाइक ऐसा तो नहीं है कि जैसा हमारा लिवर दिखता है वैसे ही हमारा हार्ट दिखता हो या वैसे ही हमारे लंग्स दिखते हो, सबका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। मतलब हम अपीयरेंस कैसा है, अपीयरेंस कि कौन सा ऑर्गन या कौन सा पार्ट हमारा कैसा दिखता है, तो उसको स्ट्रक्चरल में आएगा अपीयरेंस। एंड देन कम्स फंक्शनल। फंक्शनल की फंक्शनल मतलब वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं सब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक जैसे कि हमारे हार्ट का फंक्शन ब्लड पंप करना है, लंग्स का फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, और किडनीज का फंक्शन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मतलब ऐसे कि जैसे ही उनका स्ट्रक्चर अलग है वैसे ही उनका काम भी अलग है, वैसे ही उनके फंक्शंस भी डिफरेंट है। दैट इज नॉट लाइक कि अगर स्ट्रक्चर, और ऐसा भी नहीं होता है कि अगर स्ट्रक्चर, अब मोस्टली ऐसे होता है कि स्ट्रक्चर अलग है तो फंक्शन भी अलग ही होगा, बट समटाइम इट्स लाइक कि कभी कभी ऐसे होता है कि स्ट्रक्चर तो अलग है बट फंक्शन सेम होता है, और फंक्शन तो अलग है बट कभी कभी स्ट्रक्चर सेम होता है। दैट्स हाउ, बट अभी वो हमारा पॉइंट है ही नहीं समझने का, हमें बस इतनी सी इस डेफिनेशन को क्लैरिफाई करना था। इसलिए स्ट्रक्चर में आएगा अपीयरेंस एंड फंक्शन में आएगा हाउ डज इट वर्क एंड फॉर व्हाट इट डज वर्क, मतलब कब ये काम करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, हाउ एंड व्हेन इट वर्क्स।
वैसे ही चलो अभी ये तो हो गया सेल, मतलब सेल सबसे छोटी यूनिट है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटी मतलब जो सबसे छोटा हिस्सा है वो हमारा सेल है। सेल्स, काफी सारे सेल्स बने, क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यूज मिले, क्या बना? ऑर्गन बना। ऑर्गन्स मिले तो क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना। और ऑर्गन सिस्टम मिले तो एक इंडिविजुअल बना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेल। अभी सेल जो होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। मतलब अगर वो किसी चीज, कोई भी चीज है वो लिविंग है, और सेल्स हमेशा लिविंग में होते हैं, ये चीज हमें समझनी है। आइदर इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही हमें सेल देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो सेल की ग्रोथ, सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रोथ, कि मतलब उसका ग्रोथ होना चाहिए यानी वो बढ़ना चाहिए। एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी उसे अपनी जनरेशन बढ़ानी चाहिए। आइदर इट कैन बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट रिप्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे हैं काफ़ी सारे हमारे यहाँ जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ are the characteristics of सेल। हमारी किसी भी सेल में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन उसके कैरेक्टर, मतलब किसी भी चीज का कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि जो चीज उसको डिफाइन करती है कि वो होता क्या है या कैसे होता है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। तो अभी हमें सेल के बारे में सिर्फ इतना ही जानना था, इससे आगे कुछ भी नहीं जानना है। अब हम सीधे जाएंगे हमारी सेल साइकिल पे कि व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल तो समझ तो आ ही रहा होगा थोड़ा बहुत मतलब डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेल साइकिल क्या हो सकता है या होता क्या है। तो सेल साइकिल जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ऐसी इवेंट्स जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, जिसमें जीनोम रेप्लिकेट कर रहा है और एक अदर मटेरियल फॉर्म कर रहा है, या अदर, जैसे एक सेल से 2 सेल बना रहा है, एक सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स, तो इसके लिए कितनी सारी इवेंट्स लगेंगी, उस सीक्वेंस को हम कहाँ पढ़ते हैं? सेल साइकिल में। सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स in which a cell duplicates its genome and replicates the cell into 2 daughter cells। मतलब जिसमें वो अपने जीनोम को रेप्लिकेट करेगा और एक डॉटर सेल से 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। डॉटर सेल का मतलब जो हमने यहाँ बनाया था ना, एक ये डॉटर सेल है, इससे बन गई 2। तो इसने अपने जीनोम को, जैसे इसमें है कोई भी एक्स ऑर्गेनल ले लेते हैं, अभी नेम स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, एक्स ऑर्गेनल ले लेते हैं। अभी ये एक है, अब ये इसने 2 बनाए हैं, तो अभी एक्स इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं हम? इसने अपने जीनोम को रेप्लिकेट किया और एक डॉटर सेल से इसने 2 डॉटर सेल बना दिए। ठीक है, ये होता है। The sequence of events, the sequence of events in which a cell duplicates its genome and form 2 daughter सेल्स। ठीक है, आई होप मैं यहाँ तक आपको क्लियर हूँ कि मैंने सेल के बारे में आपको समझाया, सेल साइकिल की डेफिनेशन समझाई। अब हम समझेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल, कि मतलब सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेस आते हैं और ये कैसे वर्क करती है, मतलब सेल साइकिल में एक्चुअली होता क्या है। तो चलो अभी आप इसको मैं वीडियो पॉज कर देती हूँ, सो दैट फिर मैं इसको रब करके स्टार्ट करूँ।
चलो तो हम शुरू करते हैं। अब हमारा जैसा कि आपने जो नेक्स्ट टॉपिक देख लिया है वो है हमारा फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में कौन कौन से फेज होते हैं तो हम समझते हैं, ठीक है। इसमें 2 फेज होते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल को हमने 2 फेजेस में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट वन इज इंटरफेज, सेकेंड वन इज एम फेज और माइटोसिस फेज। ठीक है, इंटरफेज और एम फेज इन दोनों में हमने अपने उसको डिवाइड किया है। अब होता कैसे है, जैसे समझाती हूँ मैं, दूसरा कलर ले लूँ। इंटरफेज में आते हैं, मतलब आते नहीं, हाँ आते ही कह सकते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये आते हैं हमारे इंटरफेज में। इंटरफेज में हम पढ़ते हैं G1 यानी गैप 1, S मतलब सिंथेसिस फेज और G2 मतलब गैप 2। मतलब इंटरफेज में हम ये 3 फेजेस पढ़ते हैं। एम फेज इज द माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज यानी एक्चुअल डिवीजन जहाँ होती है, जो हमारे माइटोसिस वाला प्रोसेस होता है ना, वो उसको हम एम फेज कहते हैं। तो इसको तो हमें बिल्कुल अलग से सेपरेट की स्टार्टिंग की अलग ही टॉपिक है, तो इसको तो हमें अलग से पढ़ना है। बट अभी हम समझेंगे कि हमारे G1 S G2 फेज में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटरफेज क्या होता है। इंटरफेज वो फेज होता है, इट इज द फेज बिटवीन 2 कंसीक्वेंट माइटोसिस फेज। यानी जैसे मान लेते हैं एक हमारी माइटोसिस यहाँ हो रही है, एक हमारी माइटोसिस यहाँ, इसको हम M1 कह लेते हैं, इसको हम M2 कह लेते हैं, सपोज कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच जो भी फेज होगा उसको क्या कहेंगे, इंटरफेज। फेज बिटवीन 2 कंसीक्वेंट माइटोसिस आर इज इंटरफेज। अब इंटरफेज में कौन कौन से फेज होते हैं, G1 S और G2, ये होते हैं हमारे फेजेस। तो अब हम एक एक करके समझेंगे G1 S और G2 के बारे में। अब ये समझ आ गया कि हमने जो फेजेस ऑफ हमारा सेल साइकिल है उसको हमने 2 फेजेस में क्लासिफाइड किया है, दैट इज इंटरफेज एंड देन एम फेज। इंटरफेज में आते हैं हमारे G1 S और G2, ये ऐसी साइकिल होती है, ठीक है। यहाँ हमारी माइटोसिस हो रही होती है, G1 S G2 M, ये हमारी माइटोसिस हो रही है, ये हमारा G1 फेज है, S फेज है और ये हमारा G2 फेज है। तो इतना समझ आ गया आपको कि हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल को हमने कैसे क्लासिफाइड किया है, कौन कौन से फेजेस होते हैं, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेज को अच्छे से, मतलब हम इसके तीनों फेजेस समझेंगे अच्छे से और इंटरफेज में होता क्या है वो समझेंगे, फिर एम फेज हम बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंटरफेज को हम क्या क्या कह सकते हैं, पहले इंटरफेज के, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि वो इंटरफेज ना देख के हमको उसको अलग नाम दे देते हैं, कि जैसे कि क्या क्या नाम अदर देन इंटरफेस, क्योंकि हमें तो इंटरफेस ही नहीं पता, तो होना चाहिए, सारे पता होने चाहिए क्योंकि सब कुछ एनसीईआरटी में है। बट कभी कभी स्किप हो जाता है तो हम स्किप नहीं करेंगे, अब हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले इंटरफेस, इसको क्या क्या कह सकते हैं हम, रेस्टिंग फेज। इसके पीछे भी रीजन है कि इसको ऐसा क्यों कहते हैं, रेस्टिंग फेज, और एक और नाम है इसका, दैट इज प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज। अब आप बोलेंगे इसको ऐसे रेस्टिंग क्यों कहते हैं, फेजेस तो होते हैं, जीवन में भी कुछ ना कुछ होता होगा, होता है, बिल्कुल होता है, बट यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हो रही होती है, सेल डिवाइड ही नहीं करता है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ प्रिपरेशन हो रही होती है एम फेज के लिए। यहाँ पे कोई क्रोमोसोम में डिवाइड नहीं होता है, डीएनए डिवाइड करता है, डीएनए हमारा डिवाइड करता है, वो अभी मैं बताने वाली हूँ
डीएनए डिवाइड करता है, बट यहाँ पे क्रोमोसोम में कोई डिवीजन नहीं होती है, इसलिए हम इसको प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। क्योंकि जो एम फेज में होने वाला है, एम फेज में क्या होने वाला है, सेल डिवाइड करने वाला है, एक डॉटर सेल से 2 डॉटर सेल बनने वाले हैं, तो इसलिए हम इसको प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। और रेस्टिंग फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, समझ गए। अब पहले हम इसके पहले ये समझेंगे कि हमारे जो ह्यूमन सेल है वो कब कितने टाइम ऑफ स्पैन में डिवाइड करता है। तो ह्यूमन सेल इसमें आपके एनसीईआरटी में 2 दिए गए हैं, तो हम दोनों ही बताने वाली हूँ मैं। इसको यहाँ अलग से लिख लेना क्योंकि ये इंटरफेस का पार्ट नहीं है, बट है एनसीईआरटी में, तो इसको इंटरफेस का पार्ट में समझना। यहाँ ऊपर लिख दे रही मैं। ह्यूमंस में होता है एवरी 24 आवर्स, और एक और दिया है हमारे में ईस्ट, तो वो उसमें होता है 90 मिनट्स। इसका मिनट और आवर का याद रखना है ना, ऐसा ना हो कि 24 मिनट ह्यूमंस में कर दिया 24 मिनट और ईस्ट में कर दिया 19 आवर्स। तो थोड़ा बेसिक साइंस यूज करना। ह्यूमंस में होता है 24 आवर्स और ईस्ट में होता है 90 मिनट। ठीक है, तो बस ये इतनी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी थी। चलो अब हम बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज इंटरफेस। हाँ, तो हम यहाँ आते, अब मैंने बताया था अभी आपको कि इसमें कितने फेज हैं, G1 S G2। तो हम सबसे पहले G1 से स्टार्ट करेंगे। G1 फेज और गैप 1। G1 फेज ये पहला फेज है, फिर देन है हमारा S और सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज, अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे सिंथेसिस यानी पक्के से कुछ ना कुछ बन रहा है, ऑफ कोर्स बन रहा है। देन थर्ड है हमारा G2 फेज। तो G1 फेज है हमारा जिसमें मेटाबॉलिकली तो वो एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली ग्रो भी करता है, बट जो डीएनए है वो यहाँ डिवाइड ही करता है। समझ बहुत जल्दी हो गया। G1 फेज मतलब यहाँ पे हमारा जो सेल रहेगा वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव यानी कुछ ना कुछ वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहा होगा, आइदर इट कैन बी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। मेटाबॉलिक की डेफिनेशन तो पता है ना, सम ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव। रेड वाले मार्कर से लिखेंगे यह मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है, बिल्कुल है, एक्टिव है, बट डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डज नॉट रेप्लिकेट या डिवाइड। मतलब जो डीएनए था वही रहेगा। जीवन फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव है, डीएनए लेकिन रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है। तो फिर कहाँ डिवाइड कर रहा है? जब यहाँ तो वो डिवाइड कर ही नहीं रहा है, तो फिर कहाँ डिवाइड कर रहा है? अब आया समझ इसको सिंथेसिस फेज क्यों कहते हैं? लग गया ही बुद्धि थोड़ी, हाँ, कि अगर यहाँ डिवाइड नहीं कर रहा है तो कहाँ डिवाइड कर रहा होगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लिया होगा ना, जिसमें उसको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ नहीं तो ऑफकोर्स यहाँ ही बन रहा होगा। बिल्कुल सही। हमारा जो डीएनए है वो यहाँ रेप्लिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेट, यानी अगर हमारा डीएनए का अमाउंट, बट यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते हैं। फिर से स्पेसिफाई कर रही हूँ क्योंकि बच्चे कभी कभी ऐसे समझ लेते हैं कि डीएनए बढ़ रहा है तो क्रोमोसोम भी बढ़ ही रहा होगा। नहीं बाबा, नहीं बढ़ रहा है, हमारा सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। जैसे अगर हम आप पहले हमारा अगर यहाँ पे जीवन फेज में अगर हमारा डीएनए का अमाउंट n था तो वो यहाँ पे बढ़ के कितना हो जाएगा 2n, यानी डबल हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट इन न्यूक्लियस। ऑफ कोर्स ये बात है, हमारा डीएनए किधर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो वो रेप्लिकेट किधर करेगा? कहाँ करेगा? न्यूक्लियस में ही करेगा। और हमारे जो वो होते हैं सेंट्रियोल्स जिसने सेल
या यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसको सेंट्रियोल्स के बारे में पता होगा, क्योंकि सेंट्रियोल्स भी हमारा ऑर्गेनल है जो कि सेल डिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। वो अभी हम आगे समझने वाले हैं, जब हम माइटोसिस स्टार्ट करेंगे तब हम समझेंगे कि सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या होता है एंड हाउ डज इट डिवाइड एंड हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है। तो सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में हमारा एस फेज में हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है किधर, न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल किधर रेप्लिकेट करेगा, ऑफ कोर्स ही बात है, जिधर प्रेजेंट होगा उधर ही रेप्लिकेट करेगा। तो सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट इन साइटोप्लाज्म। अरे यार सॉरी, थोड़ा मैं कंफर्ट जोन में आ जाती हूँ। चलो, सेंट्रियोल रेप्लिकेट इन साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल कहाँ रेप्लिकेट कर रहा है, साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद क्या होता है, हमारा डीएनए रेप्लिकेट होता है न्यूक्लियस में। हाँ, वो क्रोमोसोम वाला बताना था मुझे कि क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, मतलब जो था स्टार्टिंग जिससे हुई थी वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है क्रोमोसोम नंबर में, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हमारे चेंज होंगे। क्रोमोसोम नंबर पहली बार चेंज ही नहीं होते हैं, क्योंकि जो हमारा माइटोसिस फेज होता है उसमें हम क्रोमोसोम नंबर को, जब भी कोई भी सेल डिवाइड करता है ना, तो उसमें हम क्रोमोसोम नंबर को सेम ही रखते हैं। बट फिर भी क्रोमोसोम नंबर कब बढ़ता है, जब डिवीजन होने के पहले, डिवाइड मतलब हुआ नहीं है, सारा कंटेंट बन गया है सेल में, 2 सेल्स का कंटेंट बन गया, बस डिवीजन बाकी, तो अब हमारे क्रोमोसोम डबल्स होते हैं, बट क्रोमोसोम नंबर अभी हमारा सेम है। सिंथेसिस फेज में कोई चेंज नहीं होता है क्रोमोसोम नंबर में। सेंट्रियोल रेप्लिकेट करते हैं साइटोप्लाज्म में, सेंट्रियोल्स का नंबर डबल हो जाता है एंड देन डीएनए रेप्लिकेट करता है। और हमारा जो G2 फेज है, इसमें हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन G2 फेज। हमारे जो गैप सेकंड वाला है G2 फेज और गैप सेकंड, उसमें हमारी प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये हो गए हमारे इंटरफेज के पार्ट, लाइक G1, S एंड G2। ठीक है, इंटरफेज रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज क्यों कहते हैं, समझ आया। G1 फेज में क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है लेकिन हमारा डीएनए डिवाइड नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है और कहाँ करता है, यहाँ करता है। एस और सिंथेसिस फेज में हमारा डीएनए डिवाइड करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है N से 2N में न्यूक्लियस में, सेंट्रियोल रेप्लिकेट करता है साइटोप्लाज्म में, और क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो सेम रहते हैं। और G2 फेज है, उसमें हमारा प्रोटीन। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंटरफेस। अभी थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिनके बारे में बताने वाली हूँ, तो पहले मैं इसको रब कर दूंगी, उसके बाद हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद पहले वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा नहीं है, एनसीईआरटी में ही है, बट अपार्ट फ्रॉम इंटरफेस है, इंटरफेस का पार्ट नहीं। इंटरफेस का पार्ट सिर्फ इतना है, इससे ही क्वेश्चन आएंगे और इसको ही आपको अच्छे से बढ़ के जाना है। ठीक है, चलो इंटरफेस हो गया। अब वो वाला पार्ट बता देती हूँ, देन उसके बाद हम माइटोसिस। ओके, चलो तो शुरू करते हैं हमारा वो। अब चलो सबसे पहले अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि सेल डिवाइड करते हैं, बट कुछ ऑर्गन्स के सेल्स ऐसे हैं जो डिवाइड ही नहीं करते हैं कभी, जो जिनमें कोई ग्रोथ नहीं होता है, जो हमारे बर्थ पे वो जैसे प्रेजेंट होते हैं, वो एट द टाइम ऑफ दैट दे आर एज सच, जैसे वो बने हैं वो हमेशा तक वैसे ही रहते हैं। तो अब हमें समझना क्या है, उसमें सिर्फ जानना है, समझने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। और आपको ये चीज़ याद ही करनी है कि इस वाले स्पेसिफिक ऑर्गन में सेल डिवीजन नहीं होता है। तो कौन से सेल्स हैं जिनमें से हार्ट, जो हमारे हार्ट सेल्स हैं, हमारा दिल, हाँ दिल, जिसमें कभी ह्यूमन क्यों, सब में ही, किसी में ही नहीं होता, चाहे वो ह्यूमन हो, डॉग हो, कैट हो,
कोई भी हो जिसके पास दिल है उसके दिल के टुकड़े नहीं होते हैं। हार्ट सेल्स डू नॉट डिवाइड। हमारे हार्ट का कभी डिवीजन नहीं होता है। जैसा कि मैंने बोला, जिसके पास दिल है उसके दिल के टुकड़े नहीं होते। बहुत लोग कहते हैं मेरा दिल टूट गया, मेरी इस बात से मेरा दिल टूट गया। नहीं बेटा, हमारा दिल टूटता ही नहीं है, हमारे दिल के सेल्स टूटते ही नहीं है। हमारा दिल हमेशा से एक साथ था और हमेशा तक एक साथ ही रहेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गई मस्ती वाली बात। चलो, बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड तो नहीं करते हैं, बट अगर ज़रूरत हुई, अगर रिक्वायरमेंट हुई तो वो डिवाइड करने लग जाते हैं। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, जैसे कोई भी स्पेसिफिक सेल है तो वो किस फेज में एंटर कर जाता है जिससे वो डिवाइड नहीं करते, बट लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब वो जरूर डिवाइड करेगा। दैट इज जी नॉट फेज। वो सेल जी नॉट फेज में एंटर कर जाता है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, क्विसेंट फेज, जिसमें सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। And does not proliferate unless called on to do so। इसका मतलब ये था कि वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी या रिक्वायरमेंट होगी। जैसे रिक्वायरमेंट कब हो सकती है, जैसे कोई वोंड हो गया या इंजरी हो गई तो उसको हील करने के लिए वो डिवाइड ऑफ कोर्स करेगा। बट जैसे हमारी नॉर्मल सेल साइकिल चल रही है, जैसे डेली हमारे अंदर डिवीजन चल रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो वैसे नहीं होता है वो, क्योंकि जी नॉट फेज में एंटर कर जाता है जो कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है एंड डज नॉट proliferate unless called on to do so। जब तक उसको कुछ करने के लिए जरूरत नहीं लगेगी या रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक वो डिवाइड नहीं करेगा। तो बस यही था एक्स्ट्रा कि मुझे बताना था कि हमारे जो हार्ट सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं। जी नॉट फेज क्या होता है, बस अब हम सीधा जाने वाले हैं बहुत तेजी रफ्तार से माइटोसिस की तरफ, क्योंकि अब वही स्टार्ट करना है। क्योंकि अभी माइटोसिस के पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे या जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको डिलीवर करनी थी, आई हैड डिलीवर्ड इट। अब मुझे जाना है माइटोसिस पे, उसमें मुझे उसके फेजेस भी बताने हैं, उनको समझाना है, हर एक चीज़ आपको अच्छे से बतानी है। तो अभी हम यहाँ पॉज करके फटाफट बैक आते हैं और हम हमारा माइटोसिस वाला स्टार्ट करेंगे। ओके।